So now we at least know the formula for frequency of revolution if the electron is in nth orbital of a hydrogen atom is given by Fn is equals to E1 upon H 2 upon N cube. So this is the formula for frequency of revolution if your atom is in nth orbital. Now, if I want to find out what is the frequency for n equals to 1, you have to simply put 1 in this equation. So I can use that this was given by 13.6 into 1.6 10 raised to the power minus 19 joules. ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में था 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, उसे जूल्स में कन्वर्ट कर लिया, डिवाइडेड बाय देन आई हैव 6.6 into 10 raised to the power minus 34 joule seconds 2 upon 1 cube. So if you will solve it, you will get an answer like 6.58 into 10 raised to the power 15 revolutions per second. वहीं अगर आप n equals to 2 के लिए, if you do the same calculation, f2, then what you'll get is that everything will be same, but n cube का मतलब वो 2 cube is 8, तो इसका 8वां हिस्सा, so it would be simply 6.58 into 10 to the power 15 का 1/8. So if you calculate that, you will get it to be nearly 6.58 divided by 8 is 0.8225 into 10 raised to the power 15 revolutions per second. Okay, so that's how we got a thing to know that if this is, let's say, the nucleus, and these are the specific orbits n equals to 1, n equals to 2, n equals to 3 के हिसाब से, तो अगर मैं n equals to 1 में इलेक्ट्रॉन को देखता हूं, then the frequency जिसकी हिसाब से this electron will revolve around this nucleus will be 6.5 into 10 to the power 15. और अगर n equals to 2 में देखूं तो it will be revolving slowly as compared to n equals to 1. देखिए 0.8 into 10 to the power 15. और अगर n equals to 3 में देखें तो accordingly now 3 into 3 into 3 is 27th time less, और slow हो जाएगा. Likewise, fine. So we know that, for example, after absorbing some energy from outside, this electron can get excited to the higher energy, n equals to 2, let's say, higher energy levels. अब n equals to 2 पर पहुंचने के बाद ये हमेशा तो यहाँ रहेगा नहीं, it will anyways have to de-excite, तो spontaneous de-excitation happens in 10 raised to the power minus 8 seconds. ठीक है, तो ऐसा एक एग्जाम्पल आपके बुक में भी दिया है. अब आपको ये बताना है कि इस दौरान कि वो 10 to the power minus 8 सेकेंड तक अगर n equals to 2 में रहा तो कितने रेवोल्यूशंस कंप्लीट हो जाएंगे. लेट अस सी कि इतने सेकंड में इलेक्ट्रॉन n equals to 2 में रहते हुए कितने रेवोल्यूशंस कंप्लीट करेगा. इट मींस आपको इस फ्रीक्वेंसी से केवल इस टाइम को मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट द नंबर. सो इफ आई मल्टीप्लाई द फ्रीक्वेंसी विद this time, I will get the answer to be 0.822 into 10 raised to the power 15 into 10 raised to the power minus 8 is nearly 82 lakh revolutions. ठीक है, तो ये हुआ नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन स्पॉन्टेनियसली, जब ये वापस आ जाएगा उस समय में कितने रेवोल्यूशंस लगेंगे. जस्ट कैलकुलेट दिस, 82 लाख रेवोल्यूशंस. ठीक है, 82 लाख बार वो चक्कर काट चुका होगा. एक साल लगती है सूरज के चक्कर काटने को, धरती अर्थ को अगर सूरज के चक्कर काटने तो 1 साल लगती है एक चक्कर के लिए, तो 82 लाख साल लग जाएंगे इतने सारे चक्कर लगाने में. और इलेक्ट्रॉन महज 10 to the power minus 8 सेकंड्स में इतने सारे चक्कर लगा लेते हैं. ठीक है, इट्स अ बिग डील. इस सब को करने के बाद अभी कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल तो आया नहीं. खैर, वही जानने के लिए ये तो हमने अपनी
फिजिक्स से या यहाँ क्वांटम नेचर आ रहा है उससे देख लिया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ये होती है, लेकिन कोई तरीका नहीं है जिससे मैं मेजर कर सकूं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन क्या है। लेकिन एक ऐसा क्लासिकल अप्रोच है कि आपने ट्रांजिशंस लाइंस देखी थी एंड यू हैड नोन दैट जो फोटोन रिलीज होते हैं बिकॉज ऑफ द ट्रांजिशंस दे आर गिवन बाय E1 1 upon n I square minus 1 upon n f square। फाइन, ये ट्रांजिशन लॉ है। अगर आप स्पेक्ट्रल सीरीज देखेंगे यू विल गेट टू सी दैट। ऑल्सो आई कैन राइट दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन एमिटेड, देखिए ये फ्रीक्वेंसी अलग है, जो फ्रीक्वेंसी जस्ट अभी हमने कैलकुलेट की थी वो थी फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन एमिटेड, अलग अलग है। कैन बी गिवन बाय E1 upon h 1 upon ni square minus 1 upon nf square। कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल कहता है कि क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स एक जैसे ही चीजें बताएंगी अगर आपका क्वांटम नंबर बहुत बड़ा हो। तो फिलहाल थोड़े से और रीअरेंजमेंट कर लेते हैं। लेट मी जस्ट चेक माय फ्रीक्वेंसी एज, टेक अ नेगेटिव आउटसाइड 1 upon nf 1 upon nf minus 1 upon ni, और ये स्क्वायर है nf square minus ni square। Now let me take ni to be equals to some n, n is any quantum number specific, or nf to be equals to some n minus p। So let's say these are the spectral energy lines. If this is let's say n, तो I'm considering this to be n minus p, और यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन हो रहा है उसको डिस्कस करके बता रहे हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में जब आप ni को n और nf को n माइनस p पुट करेंगे, सो यू विल गेट द इक्वेशन फॉर न्यू इक्वल्स टू माइनस E1 upon h, so this becomes what, minus E1 upon h 1 upon n minus p का स्क्वायर माइनस 1 upon n स्क्वायर। ठीक है, वही चीज आप यहाँ रखें, सो इट वुड बी n minus p square into n square, this is n square minus p square plus 2np। तो न्यू हो जाएगा आपका माइनस E1 upon h 2 into np minus p square upon n minus p whole square into n square। फाइन, अब कुछ assumptions लगाते हैं, क्योंकि हम क्लासिकल फिजिक्स से तालमेल बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम n को बहुत बहुत बड़ा मानेंगे p से, यानी n is very very greater than p, and if we will consider that n equals to very very greater larger than p, then ये जो 2 into n into p minus p square है, इसको we can simply write as, यहाँ से p तो हटा ही सकते हैं, p square वाले टर्म हटाया जा सकता है, तो I can simply write it as nearly equals to 2np, nearly equals to 2np, because p is very small as compared to n, n है 500 600, p है 1 या 2, इसलिए। इसी तरीके से जो n माइनस p का स्क्वायर है, इसको I can write as nothing but n square, okay, I can simply write it as n square। तो ये जो फॉर्मूला होगा हमारा न्यू का, ये हो जाएगा माइनस E1 upon h, पहले था 2np माइनस p स्क्वायर अपॉन n माइनस p का स्क्वायर इंटू n स्क्वायर, और अब अजम्पशन लगाने के बाद करीब करीब हो जाएगा माइनस E1 अपॉन h 2np अपॉन n की पावर 4 नियरली। अब ये पावर 4 है, ये n है, तो n क्यूब बचेगा, सो वी विल गेट समथिंग लाइक न्यू इज इक्वल्स टू माइनस E1 अपॉन h 2p upon n cube, okay, and if I will use p equals to 1, my frequency of radiation emitted will become minus E1 upon h 2 upon n cube, okay, minus E1 upon h 2 upon n cube, that's it।
यहाँ पर p कैन बी वेरीड ऑल्सो, ठीक है। अभी हमने p अपनी मर्जी से 1 लिया था, आप p को 2 भी ले सकते हैं इफ द ट्रांजिशन इज नॉट फ्रॉम लाइक if p is not equals to 1 then the things will be different. p equals to 2 हो सकता है, p equals to 3 हो सकता है, there can be various different things. Fine. So let us use p equals to 2 and p equals to 1 and check what will be the difference when we are calculating the frequency using the formula for revolution and frequency for the formula of emission. Okay, so let us say, let me first use in this formula, which is f is equals to minus E1 upon h upon 2 upon n cube. तो हुआ p equals to 1 के लिए, ठीक है। p equals to 1 के लिए it is 2 upon n cube और exactly same हो जाएगा, but I am interested in finding out new p equals to 2 के लिए, so it will become E1 upon h. अब ये 2p था तो 2 into 2 हो जाएगा 4 upon n cube, 4 upon n cube. अब आप फ्रीक्वेंसी फाइंड कीजिए n इक्वल्स टू 2 के लिए, लेट्स से, तो p इज अ डिफरेंट नंबर, n इज अ डिफरेंट नंबर, तो n इक्वल्स टू 2 के लिए हम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन और फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिशन पता करते हैं। तो लेट अस से व्हाट विल बी, तो ये टर्म तो बिल्कुल सेम रहेगा, दिस विल बी कांस्टेंट इन बोथ ऑफ दीज। तो आप अगर निकालें what is going to be your f at n equals to 2, it will be let me use the calculator, man. 1, it is 13.6 into 10 to the power minus 19 into 1.6, that is E1 upon h divided by 2 divided by h. So I have got 2.1 into 10 to the power minus 18 joules divided by constant is 0.6. So I got 3.169 to 10 to the power 15, something like that. Then I have to multiply it by 2 and then divide it by 2. So I got it to be 1.58 into 10 to the power 15 hertz or per second, revolutions per second. और अगर मैं ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी देखूं n इक्वल्स टू 2 पर, ठीक है, जहां ये p इक्वल्स टू 2 पर रहा, यानी n इक्वल्स टू 4 से 2 पर आया होगा, that is the meaning of p equals to 2. Let us see what is going to happen. So for that the formula is E1 upon h 4 upon n cube. Let's see कितना difference आता है. So it is 2.1 10 to the power minus 18 divided by constant 0.6 into 4 divided by 2 to the 4 to the 8. So that is into 2. So let me just give it to you. You can just fast forward this, I'm stuck at calculator. So 2.1 into 10 to the power minus 18 divided by constant 0.6, this is it, divided into 4 divided by 8 is 1.58 10 to the power 46. So this value is 1.58 into 10 to the power 15. यहाँ कुछ गड़बड़ की होगी, let me just check what that is. So 2.1 into 10 to the power minus 18 divided by constant 0.6, ये हो गया आपका 3.16. फिर this is 2 divided by 2 to the 4 to the 8, 2 into 2 divided by 8 is very small quantity. This is 7.92 into 10 to the power 14. ओके, अब देखिए इन दोनों में जो डिफरेंस है,
Like this is 1.58 into 10 to the power 15. This is 7.92 into 10 to the power 14. There's a big difference. काफी ज़्यादा, तो करीब 200-300% का डिफरेंस दिख रहा है. वहीं आप n equals to 10,000 के लिए कैलकुलेट कीजिए. n equals to 10,000 के लिए you calculate Fn, which is minus E1 upon H. ये है 2 upon 10,000 का क्यूब, 2 upon 10,000 cube. Okay, and you calculate nu n, which is minus E1 upon H, 4 upon 10,000 cube. Okay, so if you will find out the values, so 2.1 10 raised to the power minus 18 divided by constant 0.6 into 4 divided by 10,000 ka cube. So this comes out to be nearly 12,677.19. Now we will try to find out what is this. So 2.1 10 to the power minus 18 divided by constant 0.6 into 4 divided by 1 2 3 4 ka cube. It comes out to be 12677.198. See, अगर n ज़्यादा कर दोगे, if you will make n more, then classical and quantum physics will try to give same results. ठीक है? फिर उस p पर भी डिपेंड करता है कि आपने ट्रांजिशन किस एटॉमिक एनर्जी लेवल से किस दूसरे एटॉमिक एनर्जी लेवल पे रखा है. So to be precise, if you go by that culture, go by that way, so the discrepancy in this case was of nearly 300%, and the discrepancy in this case is not more than 0.01%. Okay? So the requirement that the quantum physics will give the same results as classical physics is that you have to use n which is very large. Okay, and this is called as the Bohr's correspondence principle. The requirement that quantum physics give the same results as classical physics in limit of large quantum numbers was called by Bohr the correspondence principle. And Bohr himself used correspondence principle in reverse in order to prove this stability of orbits in terms of angular momentum. As I told you that mvr should then be equals to the integral multiple of h cross, right? So this completes the correspondence principle in which we prove that if n is very large, तो जो discrepancy है quantum और classical physics की वो इतनी ज़्यादा नहीं रहती है. Fine. In the next video, which is going to be perhaps the last topic, we will discuss about what is called as the effect of mass or nuclear mass on these spectral lines, and the last topic will be Frank-Hertz experiment.